प्रोग्राम गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं आबिद सुरती, जो कि मशहूर लेखक, चित्रकार और डब्बू जी कैरेक्टर के रचनाकार हैं। मेरा नाम आबिद है। मेरा जन्म सौराष्ट्र गुजरात में हुआ था। आबिद सुरती चित्रकार, लेखक, पत्रकार, व्यंग्यकार और जाने माने कार्टूनिस्ट हैं। सौराष्ट्र के एक अमीर कारोबारी परिवार में पैदा हुए आबिद सुरती की जिंदगी मुफलिसी, जद्दोजहद और आखिरकार कामयाबी की एक ऐसी दास्तान है जो इस बात की निशानदेही करती है कि इंसान अपनी कोशिशों से किस्मत के मंसूबों को बदल सकता है। सूरत में आबिद सुरती के पुरखों का फलता फूलता कारोबार था, लेकिन दादा के 7 जहाज डूब गए और परिवार सड़क पर आ गया। जीवन की विडंबनाओं और अनुभवों के सतरंगी ताने बाने ने आबिद सुरती में एक नया विट पैदा किया। हर हाल में मुस्कुराना और हंसते हंसते बड़ी बड़ी बातें कह जाना आबिद ने इसी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी से सीखा। आबिद सुरती ने अलग अलग विषयों पर कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। पेंटिंग्स में उनके प्रयोगवादी काम पर फिल्म्स डिवीजन ने एक यादगार फिल्म बनाई है जो दुनिया भर में सराही गई है। आबिद सुरती भारत में हिंदी कार्टूनिंग के जनक कहे जाते हैं। लोकप्रिय साप्ताहिक धर्मयुग के लिए आबिद सुरती ने जब एक नया कार्टून कोना डब्बू जी के नाम से शुरू किया तो हिंदी में इस पॉकेट कार्टून ने पाठकों को इसका दीवाना बना दिया। आबिद सुरती का बनाया एक कॉमिक्स बहादुर भी है, जिसे मौलिक भारतीय कॉमिक कैरेक्टर माना जाता है। मुंबई में बसे आबिद सुरती बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और धर्मयुग के पाठक डब्बू जी को आज भी मिस करते हैं, जहां डब्बू जी के नाम की ये कॉमिक स्ट्रिप 30 वर्षों तक लगातार छपती रही। हंसाने, गुदगुदाने और सीख दे जाने वाले डब्बू जी के कारनामों के लिए पाठक धर्मयुग हाथ में आते ही उसे पीछे से खोलकर सीधे पहले वहां पहुंच जाते जहां कार्टून कोना डब्बू जी के लिए जगह तय थी। गुफ्तगू के लिए आबिद सुरती मुंबई से खास तौर पर जब राज्यसभा टेलीविजन के स्टूडियो आए तो हमने सबसे पहला सवाल डब्बू जी के बारे में ही पूछा। आबिद साहब, कई बार आप ही की बनाई हुई कृति आपसे ज़्यादा बड़ी हो जाती है। आप खुद लेखक भी हैं और मूलतः चित्रकार हैं। आपका लेखक और आपके चित्रकार के ऊपर डब्बू जी, जो कि एक पॉकेट कार्टून है, वो इतना सर चढ़कर बोलता है। कई बार आपको इस बात का मलाल होता है? मेरे लिए तो दुगनी खुशी की बात है कि कोई मेरी चीज़ इतनी लोकप्रिय हुई और इतने लोगों तक पहुंची और कहाँ से लोगों के फैन में लाते हैं, तब मुझे इतना आनंद होता है। और मेरे ख्याल से मेरी कमाई यही है। मेरा अनकॉमन मैन डब्बू जी जो है वो हर जगह टांग अड़ाता रहता है। कई बार उसकी टांग टूट भी जाती है, कई बार औरों की टांग भी तोड़ देता है वो। तो इस माने में ये दोनों अलग है। अब नाम रहा डब्बू जी, तो डब्बू जी नाम में एक थोड़ा सा ह्यूमर है डब्बू जी के अंदर। और एक हैरत की बात और बताता हूँ डब्बू जी से जो जुड़ी हुई है कि ये ओरिजिनल जो था ये मैंने गुजराती में शुरू किया था। अच्छा। और वहाँ
उसका नाम था बटुक भाई। वो तो बौना था ना, डब्बू जी का जो पात्र जो था बौना था, तो बटुक मतलब बौना, तो बटुक भाई नाम से शुरुआत की थी। और हुआ ये कि हर हफ्ते नेगेटिव लेटर्स आने लगे कि भाई बंद करो इसको, वो क्यों? अब नहीं पसंद आया लोगों को। तो 3 महीने के बाद एडिटर ने मुझसे कहा, वो गुजराती में पत्रिका थी, उस पत्रिका का नाम था चेतमचंदर, और उसके जो एडिटर थे वो शनि के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि आबिद भाई देखो ये सारे बड़े गड़बड़ हो रही है, इसको बंद करो, कुछ नया शुरू करो। मैंने कहा अभी 2-3 महीने हुए, कम से कम 6 महीने तो दो इसको। तो यूं समझ लो कि 4-5 महीने में ही बंद करना पड़ा उसको। यानी इतना नेगेटिव रिस्पांस मैंने आज तक मेरे किसी कैरेक्टर को नहीं मिला है, उतना इसको डब्बू जी को गुजराती में मिला। उसी दौर में भारती जी एडिटर बनकर धार्मिक में पहुंचे, और तब मैं डॉक्टर चिंचू पराग के लिए बना रहा था। डॉक्टर चिंचू के चमत्कार, जो साइंस और ह्यूमर को लेकर पूरा, ये भी पॉकेट कार्टून था? नहीं ये सारे कॉमिक्स थे ना। अच्छा। डब्बू जी अलग था, ये 2 पन्नों का कॉमिक्स था। अच्छा। डॉक्टर चिंचू के कारनामे या चमत्कार के नाम से 2-2 पन्ने में एक स्टोरी कहानी आती थी, जिसमें साइंस का एक फॉर्मूला ह्यूमर के साथ बच्चों को मजा आए पढ़ने में, पढ़ते पढ़ते हम एक बात कह गए। तो वो चल रहा था, तो वहां से मुझे बुलाया गया। पराग भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का था, और धार्मिक भी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की पत्रिका थी। तो भारती जी ने मुझे बुलाया कि भाई आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हमें ये कॉमिक स्ट्रिप जो है वो चाहिए बोले। और मुझसे पहले उस दौर के जितने भी बड़े बड़े कार्टूनिस्ट थे सब तो वो आजमा चुके थे। तो जैसे मैं पिट गया गुजराती में, वैसे वो सारे के सारे या हिंदी में पिट गए थे। तब मेरी बारी आई थी, तो मैंने वही जो थे 6 महीने का मेरे पास पड़ा हुआ था, लिपि बदल कर गुजराती से हिंदी कर दिया, करके वही के वही सारे दे दिए। और वहां हिंदी में यूं समझ लो कि 1 महीने में पॉजिटिव लेटर आने शुरू हो गए, और उसके बाद में तो फिर वही करिश्मा ही हो गया, मतलब पूरा डब्बू जी का। अब ये क्या राज है कुदरत का, या जो कहो सो, कि गुजराती में वो रिजेक्ट कर दिया और हिंदी भाषियों ने उसे स्वीकार कर लिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट, लेखक और चित्रकार आबिद सुरती के साथ। इतवार के रोज, इतवार का आधा दिन मैंने फिक्स रखा है, सवेरे 9 बजे से लेकर दोपहर में 1-2 बजे तक, किसी भी एक बिल्डिंग को टारगेट करके उस बिल्डिंग में ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी नल है वो सब मैं फ्री में चेक कर देता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं आबिद सुरती। आप लेखक भी हैं और करीब 80 किताबें अब तक आप लिख चुके और तरह तरह की किताबें लिख चुके। चित्र बनाए तो आपने अपनी तरह के चित्र बनाए, या और भी जो रचनात्मक प्रयोग किए। जब भी बात होगी तो आबिद सुरती का मतलब डब्बू जी। इसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई अन्याय हो रहा है आपके साथ? नहीं, ये जो आप कह रहे हो ना, ये सिर्फ यहाँ तक नॉर्थ तक महदूद है। यहाँ मैं डब्बू जी के नाम से जाना जाता हूँ, लेकिन साउथ में, बंगाल में, वहाँ मेरी इमेज बिल्कुल अलग है। केरला में आज मुझे लोग राइटर, एज ए राइटर जानते हैं सारे। और एज अ राइटर ही आपकी किसी किताब से इंस्पायर होकर कोई फिल्म बनाई गई, उसका क्या किस्सा है जिसमें शायद कोई विवाद भी चल रहा है? वो विवाद अभी हाई कोर्ट में है। जो किताब है मेरी, उसका नाम है 72 साल का बच्चा जी। मेरा ये दावा है कि पूरी की पूरी किताब उड़ाकर बनाने वालों ने उस पर से अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म बना डाली है। इसके लिए मैंने राइटर एसोसिएशन में केस डाला था, तो वहाँ उन लोगों ने ये कहा कि भाई ये इत्तेफाक है कि ये सारे सीन्स और सारे चैप्टर्स जो है मिल रहे हैं, ये इत्तेफाक है। तो जो वहाँ का
जो निर्णय जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी के बाद में जो एपेलेट बोर्ड में जो कमलेश पांडे जी आए थे, उन्होंने कहा कि अगर ये इत्तेफाक है तो ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है और आप लोगों को राइटर के साथ सेटलमेंट कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा हम माफी मांगने को तैयार है, जबकि करोड़ों की प्रॉफिट कर चुके हैं, पैसा नहीं देना है, लेकिन हम माफी मांगने को तैयार है। मैंने कहा मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। और मैंने इसीलिए जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, पैसा देने के लिए मना कर दिया, तो मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ा और हाई कोर्ट में मैंने 1 करोड़ का दावा किया। रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब जाओगे। जा चुका है चैन सारा, जा चुकी है हर खुशी। रो रहे हैं देखा तुमने, कर दिया इतना दुखी, ना जाने तुम कब जाओगे। अतिथि तुम कब जाओगे। जब आप ये देखते हैं कि आपके इस लेखकीय कंट्रीब्यूशन के साथ इस तरह की धोखाधड़ियाँ चल रही हैं, शायद और भी लेखकों के साथ चलती होंगी, तो क्या ये बात आपको दुखी तो ज़ाहिर करती होगी? क्या ये भी वजह है कि अब आपने एक नया काम पानी बचाने का एक सिलसिला सा शुरू किया है कि लेखन में जो आपको न्याय नहीं मिल रहा है उसको आप एक कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं? अगर कोई चुराता है बड़ी खूबी के साथ में, तो एक ये भी खुशी होती है मुझे, कौन सी चीज़ चुराई जाती है, जो चीज़ अच्छी होगी। हीरे होगे तो उसी की चोरी होगी ना, पत्थर की तो नहीं होगी। तो इससे ये भी साबित होता है कि भाई मेरा लिटरेचर जो है सही लिटरेचर है। अब पानी पर आते हैं। पानी बचाने की मुहिम मैंने बम्बई में शुरू की है। किसी संगठन के साथ मिलकर? नहीं, मैं अकेला ही। वैसे ही मैंने जैसे बताया पहले कि मेरी परवरिश फुटपाथ पर हुई, तो फुटपाथ पर यार जीना, यानी कि पानी के लिए एक एक बूंद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी वहाँ। जी। तो ये विरासत में चला, ये बूंद बूंद दिमाग में घूमते रहता था कि किसी के घर में गया, किसी दोस्त से मिलने गया, तो देख रहा हूँ कि घर के अंदर फ्लैट में कहीं किचन में कोई नल गल रहा है, कहीं बेसिन में गल रहा है, कहीं टॉयलेट में, कहीं ना कहीं एकाधिक नल तो गल रहा है। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि एक एक बूंद के लिए हम लोग तो जंग लड़ते थे और यहाँ किसी को पड़ी नहीं है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि भैया कुछ करो पानी बचाने के लिए। कहते थे कि हाँ जी हाँ, कर देंगे करवा लेंगे हम। लेकिन होता ये था कि फिर बात आई गई हो जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि प्लम्बर छोटे काम के लिए आता नहीं है। तो दोनों तरफ से बात थी और ये घुटन मैं लगातार महसूस करता जा रहा था। 2007 में मैंने एक अखबार में ये पढ़ा कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है, यानी कि वेस्ट होती है, यानी कि गटर में जाती है, तो 1 महीने में 1000 बोतल पानी की गटर में चली जाती है। ये जो हुआ तो मेरे दिमाग में एकदम से ब्लास्ट हुआ। अब तक मेरे भी जहन में ये था, बूंद 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 मेरे जहन में घूम रहा था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि 1 महीने में 1000 लीटर पानी चला जाता है। तो जैसे ही ये दिमाग पर इसका असर हुआ कि वैसे ही विचार आया कि ये बूंद मैं रोक सकता हूँ। मैं गंगा को नहीं बचा सकता, बम्बई में बैठा हूँ, गंगा नहीं बचा सकता, बचाने की जरूरत उसको भी है, लेकिन नहीं बचा सकता, मगर मैं 2-4 बूंदे पानी की तो बचा सकता हूँ। और मैं क्या, सबको ही बचा सकता है। तो ये संदेश मैं पहुंचाना चाहता था लोगों तक। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले तो यह कि जब ये विचार आया कि मैं कर सकता हूं, तो उसी दिन मुझे यूपी गवर्नमेंट में साहित्य संस्थान जो है, यूपी साहित्य संस्थान, उनका संदेश मिला कि भी आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा।
तो जैसे ही एक शुभ विचार आया, जब मेरा कहना है कि जब भी हम कोई बहुत अच्छी बात सोचते हैं, समाज को बढ़िया बनाने के लिए कोई बढ़िया बात सोचते हैं, तो पूरी कायनात हमारे साथ हो जाती है। जैसे ही विचार आया, वहाँ से पैसा आया और मैंने काम शुरू कर दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतवार का आधा दिन मैंने फिक्स रखा है, सवेरे 9 बजे से लेकर दोपहर में 1-2 बजे तक किसी भी एक बिल्डिंग को टारगेट करके उस बिल्डिंग में ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी नल है वो सब मैं फ्री में चेक कर देता हूँ। साथ में मेरे एक प्लम्बर रहता है और जहाँ लीकेज है वो फ्री में लीकेज ठीक हो जाता है। कोई भी नल का लीकेज फ्री प्लम्बिंग सर्विस है, जहाँ भी लीकेज होगा लीकेज फ्री में कर देगा आपको, कहीं भी बाथरूम टॉयलेट इधर। तो इस तरह ये मूवमेंट शुरू हुआ। इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे तजुर्बे हुए मुझे, 1-2 मैं शेयर करना चाहूँगा, इजाज़त हो। कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में गए हम नल ठीक करने के लिए, तो वो भाई चेहरा देख कर कहेंगे, आबिद भाई सच सच बताइए ना, आपका क्या आखिर चाहते क्या है आप। यार उनके कई लोगों को ये भी समझ में हजम नहीं होता कि कोई आदमी सच्चे दिल से आपकी सेवा करने आया है। तो वो भाई जो थे उनके घर में आधे घंटे का काम था, वो अंदर से वॉशर बदलना था और कुछ स्पिंडल भी खराब हो गया था, तो हमने कहा आप लेकर आइए, वो भी लगा देते हैं। तो इस तरह काम चल रहा था और बैठे हुए बात कर रहे थे। बातों में 5 मिनट के बाद, नहीं आबिद भाई बताइए आपका मतलब क्या है। तो इस तरह चलता रहा। फिर अच्छा, वो भाई मुसलमान भाई थे, मैं भी मुसलमान, वो भी मुसलमान। तो फिर मैंने धीरे से फिर उनको घेरना शुरू किया। मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? तो बोले हाँ। मैंने कहा मकसद क्या है? अब वो चौंके। नमाज में कोई मकसद होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इबादत है भाई जी। तो उसने फिर सोच के जवाब दिया कि नमाज में जो पढ़ता हूँ तो वो खुदा को खुश करने के लिए पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा वो आपकी इबादत है, मैं भी मुसलमान हूँ, मेरी भी इबादत है, लेकिन मैंने वो इबादत का समय यहाँ डाला है। और मेरी इबादत जो है, मैंने कहा आपकी इबादत में खुदा खुश होता है, मेरी इबादत में खुदा भी खुश होता है, बंदा भी खुश होता है। कोई भी नल का लीकेज फ्री प्लम्बिंग सर्विस है, जहाँ भी लीकेज होगा लीकेज फ्री में कर देगा आपको, कहीं भी बाथरूम टॉयलेट इधर। मेरा जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है ना, वो तो ये है कि आपकी जेब से एक पैसा भी न जाए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने इलाके में खुद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया प्लम्बर को हम 250 रुपये देते हैं, वो वॉशर जो है वो 25 पैसे का आता है, वो फ्री में लगा देते हैं हम। तो ये कोई बड़ा मामूली खर्चा है ना, इसके लिए कोई बड़े एनजीओ की क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपके वो जो 1 लाख है वो तो कम होते जा रहे होंगे और एक दिन आएगा कि मैं जब वो बता खत्म रहा हो हूं जाएंगे। तो अच्छा, मुझे 1 लाख की जरूरत कैसे पड़ी? मुझे 1 लाख की जरूरत इसलिए, मतलब 1 लाख से मतलब ज्यादा पैसा इसलिए चाहिए कि मैं उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अगर पानी बचाने का काम करना चाहता हूँ अपने इलाके में, जैसे कोई भी कर सकता है, तो उसको पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लम्बर का पैसा खर्चा है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि ड्रॉप डेड के मैंने टी-शर्ट बनाए हैं, जो मेरे फाउंडेशन का नाम है ड्रॉप डेड फाउंडेशन। ड्रॉप यानी बूंद, एक बूंद मरी तो हम मरे, कॉन्सेप्ट ये है। तो उसके टी-शर्ट बनाए। टी-शर्ट घर में 100 रुपए में पड़ता है और हम वो टी-शर्ट बेचते हैं और ये कहकर बेचते हैं कि भैया देखो ये हमें घर में 100 में पड़ा है, आप 100 प्लस कुछ भी दो। तो कोई 105 रुपए देता है और कोई 500 भी देता है। तो इस तरह प्लम्बर का खर्चा निकल गया आपका। अच्छा। तो फिर खर्चा क्या बचा आपका? ये तो बहुत ही शानदार प्रयोग है आपका, खासतौर पर बूंद बूंद पानी बचाने को लेकर।
अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर कार्टूनिस्ट, लेखक और चित्रकार आबिद सुरती के साथ। पेंटिंग जो है वो मेरी सांस है और उसके बगैर मतलब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे बनानी ही पड़ती मतलब। तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बुरे दिन चल रहे थे, तो मैंने अपना ब्रश और कलर मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने दीवारों को रंगना शुरू कर दिया और मेरा घर जो है वो पूरा कैनवास बन गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं आबिद सुरती, जो कि मशहूर लेखक, चित्रकार और डब्बू जी कैरेक्टर के रचनाकार हैं। आबिद साहब, पेंटिंग्स का आपका क्या तजुर्बा रहा? पेंटिंग जो है मेरा बेस है। बेस से मतलब ये है कि आई एम ए बॉर्न पेंटर। मैंने कार्टूनिंग किस लिए लिया? कार्टूनिंग मैंने इसलिए शुरू किया और उसको आगे इसलिए बढ़ाया कि मुझे पेंटिंग में सरवाइव करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। पेंटिंग में सरवाइव करना तब भी बहुत मुश्किल था, आज भी बहुत मुश्किल है। आज मेरी प्रदर्शनी तैयार है, एग्जीबिशन पेंटिंग्स की 30 पेंटिंग तैयार है, जिसको तैयार करने में मुझे 1 लाख रुपए लगे। लेकिन मैं एग्जीबिशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मुझे और 2.5 लाख रुपए चाहिए। पेंटिंग जो है वो मेरी सांस है और उसके बगैर मतलब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे बनानी ही पड़ती मतलब। तो एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बुरे दिन चल रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में हड़ताल चल रही थी, तो मेरा इनकम का जो सोर्स था डब्बू जी का वो भी बंद हो गया। सूरत शहर में तब मेरी किताबें गुजराती में छपती थी सूरत शहर में, तो वहाँ बाढ़ आई तापी नदी में। तो पब्लिशर का खत आया मुझे कि आबिद भाई पूरा शहर डूब गया है, आपकी किताबें तैर रही है। तो मतलब किताबें भी गई, तो सारे इनकम के जरिए बंद हो गए। अब मैं पेंटिंग कैनवास कहाँ से लाऊं, कैसे पेंटिंग बनाऊं? तो मैंने अपना ब्रश और कलर मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने दीवारों को रंगना शुरू कर दिया और मेरा घर जो है वो पूरा कैनवास बन गया। तो इसी तरह मैंने कई प्रयोग किए पेंटिंग्स में। और राइटिंग और कार्टूनिंग जो है वो मैंने पेंटिंग को सपोर्ट करने के लिए इनकी शुरुआत की, ताकि इनकम हो जो मैं यहाँ डालूं। तो जैसे प्रयोग जो मैं पेंटिंग में करता गया, तो एक के बाद एक नए नए प्रयोग। तो जैसे मैंने एक नई शैली इजाद की, मिरर कोलाज। ये क्या चीज़ है? ये शीशे के टुकड़े। तो मैंने बड़े बड़े कैनवास लिए, उस पर बड़े बड़े शीशे लगाए, कलर्स दिए उसको, शीशों को तोड़ा, बिखेरा, ये सब करके एक नई प्रदर्शनी दी। सारे पेंटिंग बिक गए। फिर मैंने दूसरी प्रदर्शनी वही बनाई, वो भी बिक गए। तीसरी बनाई, वो भी पूरी सोल्ड आउट। तो मैंने बंद कर दिया। अगर मैं वही बनाता रहता हूँ तो आज मैं करोड़पति होता और आज ब्रांड भी होता। लेकिन ब्रांड इस माने में कि लोग कहते हैं कांच वाला आ गया, तो मैं वो उसमें फंसना नहीं चाहता था। अभी मेरी जो नई प्रदर्शनी है जिसका थीम है पूरब और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो
बड़ा कमाल हो सकता है। जैसे आयुर्वेद और एलोपैथी, ये दो सिस्टम अगर एक हो जाते हैं तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। अब तो इस तरह के थीम को लेकर एक नए अगर अच्छा शैली, फिर नई शैली इसमें कि पहले मैंने चित्र जो बनाए वो कागज पर, जमीन पर बनाए, कलर, वाटर कलर, ये वो डालकर, फिर उन चित्रों के मैंने फोटोग्राफ्स लिए, फोटोग्राफ को कंप्यूटर में डाले, स्कैन किए, फिर फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ से उस पर वर्क किया। उसके बाद में मैंने उसके प्रिंट निकालने चाहे तो मुझे कोई कैनवास नहीं मिल रहा था, तो मैंने फ्रांस से स्पेशल कैनवास मंगवाए और उन कैनवास पर बड़े बड़े प्रिंट निकाले। प्रिंट निकालने के बाद मैंने ये नज़र में रखा था कि ये जगह है जहां मैं बाद में एक्रिलिक कलर डालूंगा। तो तैयार पेंटिंग कैनवास पर आ गए, फिर मैंने एक्रिलिक से काम किया और इस तरह मेरे पेंटिंग तैयार हुए। इसमें करीबन पूरा साल मेरा निकल गया। आखिर में आप हमको ये ज़रूर बताइए कि जो मौजूदा कार्टून स्ट्रिप्स बनाने का हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में जो वो उसकी दशा और दिशा आपको क्या लगती है, उस किस स्टेज पर? कार्टून के दिन बहुत अच्छे आ रहे हैं या आ गए हैं और हमारे पास कार्टूनिस्ट नहीं है। इस दौर की बात कर रहा हूँ और इस साल की बात कर रहा हूँ। ये इसलिए हो रहा है कि ये चैनल जो आई हुई है एनिमेशन लेकर, तो सारे कार्टूनिस्ट वहाँ जा रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी टैलेंट किसी में है तो एनिमेशन स्टूडियो ज्वाइन करेगा, इसलिए ज्वाइन करेगा कि वहाँ स्ट्रेट अवे 25,000 50,000 की सैलरी आराम से मिल जाती है। अगर वो कोई अखबार में जाएगा तो वहाँ 10,000 15,000 मिलेंगे उसको। तो इसलिए अखबार से कार्टून जा रहे हैं। आप जब डब्बू जी बनाते थे तो कितने पैसे आपको मिलते थे पर पॉकेट कार्टून? पर पॉकेट कार्टून 15 रुपए से शुरुआत की थी और 30वां उसके साल बाद आते तक? हाँ, आते आते तक 250 रुपए तक पहुंचा था। आज मैं उसके 2,500 रुपए ले रहा हूँ एक कार्टून स्ट्रिप के। और वही जो पुराने जो है उन्हीं को मैंने स्कैन करके फोटोशॉप इफेक्ट डाल के, आप देखेंगे मेरे कलेक्शन के अंदर फोटोशॉप इफेक्ट डाल के उसको ऐसे रिफ्रेश कर दिया है मैंने, इतना रिफ्रेश कर दिया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि उस दौर का है। और आइडिया भी पता नहीं क्यों आज भी लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं। तो एक साहब ने अभी नया डब्बू जी देखकर कहा कि अभी साहब आपने बहुत तरक्की की है। वो ये होता है कि मतलब लोग अभी भी चकाचौंध हो जाते हैं। अब वक्त है कि हम आपको शुक्रिया अदा करें कि आप इतनी दूर से मुंबई से चलकर हमारे दिल्ली स्टूडियो आए और इतना वक्त आपने हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब इस प्रोग्राम में शामिल हुए। धन्यवाद। ये थे मशहूर चित्रकार, लेखक, कार्टूनिस्ट आबिद सुरती प्रोग्राम गुफ्तगू में। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हमें भेजना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। फिलहाल गुफ्तगू से इरफान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।